कल हमने पढ़ा था साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइंस, जिसमें 6 स्टेप थे। पहला था ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को देखना। दूसरा था कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जो देखा हमने उसको लैब में आकर के उसको दोहराना। तीसरा था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब कि हम उसको क्या करें, हर तरह से सोचे क्यों हुआ और कितना हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ों को देखें। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप था मैथमेटिकल मॉडलिंग, और जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि ये चीज़ होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज के दिन सूर्य ग्रहण हुआ, तो सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चंद्रमा का, मून का स्पीड देखते हैं, सन का स्पीड देखते हैं, और दोनों को कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद हमको जो टाइम मिलता है उससे हमको पता चलता है कि लगभग 1 साल 20 दिन 30 दिन बाद फिर से क्या होगा, फिर से फिर से चंद्र ग्रहण होगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर हमारा प्रेडिक्शन सही है तो हमारा जितना भी मैथमेटिकल मॉडलिंग हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग हुआ, ये सब सही है। अगर हमारा वो नहीं हुआ, प्रेडिक्शन गलत हो गया, तो हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग गलत है। और हमारा 6 स्टेप था प्रेडिक्शन, 5th स्टेप था प्रेडिक्शन, और 6th जो स्टेप था वो हमारा था अ, वो हमारा स्टेप था वेरिफिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन। मतलब वो अगर सही हो गया तो ठीक, और नहीं तो गलत हो गया तो फिर से वहीं से स्टार्ट करें। तो ये चीज़ें थी, मतलब किसी चीज़ को अगर हम लोग साइंटिफिकली प्रूफ कर देते हैं तो क्या है, उसमें ये सारे स्टेप्स लगते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि गणेश भगवान दूध पीते हैं, तो हम लोग ऐसे अगर मान ले इसको, तो ये हम लोग क्या है, ये हमारी श्रद्धा है कि है गणेश भगवान दूध पी लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको साइंस के थ्रू समझना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कितना गणेश जी दूध पी रहे हैं कि नहीं। फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग अपने लैब में देखेंगे। लैब में हम बताएंगे कि देखो, अगर इतना बड़ा सूंड होगा गणेश जी का, तो इतना दूध पियेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान होते नहीं है। जो चीज़ें हम लोग साइंस से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो भगवान की वजह से ही होता है। जैसे हम कहते हैं कि बिना किसी मोटर के पानी ऊपर नहीं जा सकता। तो हम देखते हैं कि नारियल के पेड़ पे उतने ऊपर पे नारियल का जो फल होता है उसमें पानी पहुंच जाता है बिना किसी मोटर के। तो भगवान होते हैं। तो हम कहते हैं कि हम लोग जाते हैं कहीं जिम विम में, तो हमारा पसीना निकलता है। तो कहते हैं क्यों निकलता है, तो पोर्स होते हैं, पोर्स की वजह से, पोर्स से ही शरीर के जितनी पसीने होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन जब हम नहाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है, पानी अंदर क्यों नहीं जाता है। तो इन सब का हमको, हमारे पास जवाब नहीं है, ठीक ना। तो भगवान कहीं ना कहीं है, तो उसको ये नहीं कह सकते कि साइंस है भगवान नहीं है, दोनों चीज़ अपनी जगह पे है। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे होता है। ऑब्जर्वेशन हम लोग जान गए, और साइंटिफिक मेथड जान गए। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा है ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस में भी बहुत, जब ज़्यादा साइंस डेवलप हो गया तो हम लोग एक साथ सारे साइंस को स्टडी करना मुश्किल हो गया, तो हमने इसके छोटे छोटे ब्रांचेस बना लिए। जैसे इसका ब्रांच एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, और भी बहुत सारे ब्रांचेज है इसके। लेकिन हम लोग को अभी क्लास 11th में, जैसे मैं फिजिक्स का लेक्चर दे रहा हूँ, तो हम लोग फिजिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या, तो जो फिजिक्स है ये एक वर्ड है फुसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो वर्ड है वो फुसिस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टडी, नेचर की स्टडी करते हैं और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। मतलब नेचर की स्टडी और उसके फिनोमिना की स्टडी, जो भी होती है हमारी घटनाएं, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। अब एक बात आता है कि साइंस में एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है। मतलब कि हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इन्होंने, जैसे हम लोग पिछले वाले लेक्चर में बोले कि कोई भी चीज़ का फाइनल एक रूल नहीं है। जैसे कोई साइंटिस्ट आया, उसने कुछ और देखा, उसको कुछ और बताया, किसी ने कुछ और देखा, उसने अपना बात बताई। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
हम लोग एक अंधे व्यक्ति को अगर किसी बोले कि हाथी पूछे उससे हाथी कैसा है, तो उसने बोला कि हाथी खंबे की तरह है। फिर हमने उस दूसरे अंधे व्यक्ति को भेजा, तो उसने बोला कि जो हाथी है वो पहाड़ की तरह क्या है, पहाड़ की तरह है। तीसरे अंधे आदमी को भेजा, तो उसने बोला कि जैसे हमारे घरों पे पंखे होते हैं, हाथ वाले फैन होते हैं, हाथी वैसा होता है। तो उनको उन्होंने ये कैसे बोला, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखें नहीं थी, तो उनको जो जैसे पहला व्यक्ति हाथी के पैर को पकड़ा, तो उसको लगा कि हाथी खंबे की तरह है। दूसरे ने हाथी के पेट पे हाथ दिया, हाथ लगाया, तो उसको लगा हाथी क्या है, पहाड़ की तरह है। और तीसरा व्यक्ति क्या किया, उसने हाथी के कान को टच किया, उसको लगा कि पंखे की तरह हाथी होगा। तो तीनों ने अलग अलग चीज़ों को देखा, तो उन्होंने अलग अलग बातें बताई। तो ऐसे होता है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं वो किसी और एंगल से देखते हैं, कोई और साइंटिस्ट आता है किसी और एंगल से देखता है। तो हमको हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए, हमको ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हम यही बात जानते हैं और यही सही है। जो भी बातें आती हैं साइंस में उसको पढ़ा जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं ना, फाइनल कुछ नहीं है साइंस में। ये बात है, जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि लाइट क्या है, लाइट किसी सोर्स से आता है और हमारी आंखों तक आता है, तो किस थ्रू आता है, कैसे आता है। तो हमने 10th में पढ़ा था कि तीर की तरह आता है। 12th में पढ़ेंगे आप लोग कि लाइट क्या है, लाइट वेव की तरह आता है। तो अगर हम लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि न्यूटन बहुत महान व्यक्ति है, उन्होंने जो बोला वो सही है, तो फिर हम ये बात नहीं जानते कि लाइट वेव है। तो ये बातें हमको क्या करना चाहिए, कभी भी एडॉप्ट करना चाहिए, जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको एडॉप्ट करना चाहिए। अब एक बात आता है इसमें, हमको देखना है कि हम लोग जब फिजिक्स को पढ़े, तो हमारी थ्रस्ट एरिया कहाँ होनी चाहिए, मतलब थ्रस्ट मतलब हमारी जोर किस पे देना चाहिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए जोर किस एरिया में जोर देना चाहिए। तो जोर हम देना चाहिए हमको ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है ना, कि फिजिक्स में सबसे पहले दो एरिया पे हम लोग जोर देते हैं। एक फर्स्ट एरिया जो है वो यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग नेचर में जितनी भी फिनोमिना हो रही है उसको एक सिंगल सिंगल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर दे, उसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। मतलब किसी भी चीज़ के लिए कम से कम चीज़ें किसी चीज़ को डिफाइन कर दे, तो उसी को यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान में क्या हुआ कि एक व्यक्ति गया, इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे धोती चाहिए, और इसने धोती को बताया कि मुझको 6 गज धोती चाहिए। ठीक, तो दुकानदार ने 6 गज धोती दिया। दूसरे व्यक्ति ने आया, मुझको उसने कहा कि मुझको 5 हाथ धोती चाहिए। दुकानदार ने 5 हाथ दिया। किसी ने आया, उसने कहा कि मुझको 2.5 मीटर धोती चाहिए, तो उसने 2.5 मीटर दिया। तो अब दुकानदार को तीनों माप रखना पड़ेगा और तीनों माप के बारे में जानना पड़ेगा उसको। तो इस तरह मुश्किल होती थी। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या किया गया कि बोला गया कि हम लोग जो भी मेज़रमेंट का यूज़ करें, वो एक क्वांटिटी के लिए एक हो तो अच्छा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का एक यूनिक मेज़रमेंट हो। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमको फंडामेंटल यूनिट्स मिल गए जिसमें हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मीटर में ही मेज़र करते हैं। तो सब मीटर में यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे इंडिया में कुछ पढ़ कर गए, हमको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मीटर में पता है और अमेरिका वाले को किलोमीटर में पता है। तो अगर ये बात दोनों क्या हो जाएगी, हमने सही बोला वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिक मेजरमेंट लेते हैं। इसी को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हीट का, हमने क्या किया, हमने किसी बर्तन में किसी पानी को हीट किया, तो पूछा किसी ने कितना इसमें हीट करने के बाद किसकी ये कितना हीट किया, एनर्जी कितनी हुई, हीट एनर्जी इसमें कितनी है। तो हमने बोला कि इतने कैलोरी है। फिर किसी ने क्या किया, किसी ने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, तो उस पुश करने में उसको जितना फोर्स लगा और जितना उसने वर्क किया उसको जूल में बताया। आपने अपने घर के मीटर, जो हमारे घरों में आते हैं, जो हमारे मीटर होते हैं जिसमें रीडिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, उसमें देखते हैं कि उसमें एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। तो तीनों यूनिट अलग है, तो हमको क्या करना पड़ता है, तीनों यूनिट को पढ़ना पड़ता है। तो यूनिफिकेशन का काम क्या है कि तीनों यूनिट को ना पढ़कर हम केवल एक ही यूनिट को पढ़ें, और हमको एक मेथड पता हो जिससे हम उस एक यूनिट से उन तीनों में कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। मतलब यूनिफिकेशन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से चीज़ में कन्वर्ट करके पढ़ लिया जाए। जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है,
तो पीरियोडिक टेबल में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो हमने क्या किया, उसका पार्टिसिपेशन कर दिया। जिससे क्या हुआ कि हम लोग एक ग्रुप का स्टडी करते हैं तो उसमें 6-7 एलिमेंट की स्टडी हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग का एक काम है यूनिफिकेशन करना, मतलब चीज़ों को छोटा करना। जैसे अब लॉज पे आते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए एक फिनोमिना होता है। क्या फिनोमिना होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब ड्रॉप करते हैं तो हमेशा नीचे ही जाता है। ये एक फिनोमिना है, इसको हम कोई नाम दे दें। फिर सन के अराउंड अर्थ घूमता है, हम लोग इसको भी एक फोर्स का नाम दे दें। क्यों घूमता है, तो एक फोर्स हमने का नाम दे दिया, इस फोर्स का नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जैसे हमको पता है कि अर्थ के अराउंड चाँद भी घूमता है, मून भी घूमता है, तो हमने उसको भी एक फ़ोर्स का नाम दे दिया। लेकिन अब तीनों फ़ोर्स को 3 नाम देने से एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमको तीनों की स्टडी करनी पड़ती है। अब तीनों की स्टडी करने में क्या होता है, हमको थोड़ा-सा टफ़ होता है, लेकिन इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फिनोमिना ग्रेविटी के फ़ॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशन के लॉ से तीनों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक लॉ से हम लोग तीनों को डिफ़ाइन कर दिए, तो ये किसके वजह से हो पाया, यूनिफ़िकेशन की वजह से। तो यूनिफ़िकेशन ऐसा फिनोमिना है जिससे क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे फिनोमिना को एक छोटे सिंगल फिनोमिना के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे आइंस्टाइन जो थे उनका बहुत मन था कि जो हमारा इस नेचर में जैसे बहुत सारे फोर्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं मॉस्कुलर फोर्स हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, बायनेंसी फोर्स हुआ, बहुत सारे फोर्स फोर्स है, बायनेंट फोर्स हुआ। तो ये सारे फोर्स को न्यूटन का कहना था कि इतने सारे फोर्स होते नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। उन्होंने कहा नेचर में केवल एक तरह का ही फोर्स होता है, और उन्होंने इसको अपने डिफाइन करने के लिए स्ट्रिंग थियरी दी। तो उन्होंने बहुत किया, कुछ किया। उनका कहना था कि इस दुनिया में इतने सारे फ़ोर्स होते नहीं हैं, इस दुनिया में केवल एक फ़ोर्स होता है, और उन्होंने मॉडर्न फिज़िक्स का ब्रांच को डेवलप किया, और उस ब्रांच में उन्होंने इसको बताया भी। वैसे मॉडर्न फिज़िक्स थोड़ा हार्ड होता है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर उसमें यही पता चलता है हमको क्या, कि फ़ोर्स एक ही तरह का होता है, इतने सारे फ़ोर्स नहीं होते हैं। तो साइंटिस्ट का एक फ़ोकस इसमें था कि क्या हो, सारी यूनिफिकेशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एक में पढ़ा जाए। और दूसरा जो हमारा थ्रस्ट एरिया था, उसमें दूसरा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है, टू अंडरस्टैंड और डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट मोस्ट मस्ट बी स्टडी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमको क्या करना है, कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करनी है, तो हम लोग को उसको एक साथ करने में मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमको क्या करना है कि हमको हमको क्या करना है कि हमको कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कि सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा, हमने क्या किया कि कोल को लाया, कोयले को लाया, और उसको उसको हमने क्या किया, उसको हमने हमारे चैम्बर में हीट किया। हीट करने से वो क्या हुआ, हीट करने से जो हमारा एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और हीट एनर्जी के थ्रू हमने वाटर को क्या किया, वाटर को गर्म किया। फिर वाटर को गर्म किया, वाटर के थ्रू स्टीम बना, स्टीम में प्रेशर होता है, वो प्रेशर को हमने टरबाइन पे डाला, और टरबाइन जब घूमा तो टरबाइन के साथ हमने एक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया। और वो शाफ्ट क्या करता है, एक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है, जो हमने क्या किया, जो हमने मैकेनिकल एनर्जी की, उसको वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह हमारे कोयले से क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और एक छोटे से पार्ट की पूरी स्टडी करते हैं। इसी को कहते हैं रिडक्शनिज्म। मतलब हमारे साइंस में हर चीज़ को पढ़ने की 2 तरह से पढ़ना चाहिए हमको साइंस को। पहला तो कैसे यूनिफिकेशन पे रखना चाहिए ध्यान, और दूसरा क्या, रिडक्शनिज्म। मतलब कि आप अगर आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स लगे, तो उसको एक बात सोच कर कीजिए कि हम लोग क्या करें, उसको उसको छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक कर दें, उसके बाद हम लोग पढ़ें। जैसे हमको कोई स्पेलिंग बहुत बड़ी लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करके फिर पढ़ते हैं, या फिर याद करते हैं उसको। तो वैसे ही साइंस में भी करना है। और आपको देखना है कि बहुत सारी चीज़ों को ना याद रख के, उन सारी चीज़ों को एक छोटे से चीज़ के थ्रू में कन्वर्ट कर दें, और उन सब का एक दूसरे में रिलेशन देख लें। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा थोड़ा-सा स्टडी आसान हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा,
वो आएगा हमारा स्कोप ऑफ साइंस। स्कोप ऑफ साइंस में हमको बेसिकली देखना है कि हम लोग स्कोप कहाँ है, कहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं, कहाँ से और कहाँ तक पढ़ सकते हैं साइंस को। जैसे कि साइंस जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ते हैं और यूनिवर्स के सबसे बड़े जो भी बॉडी है जैसे सन है, स्टार है, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्कोप है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से और एक स्टार की जो डिस्टेंस है, एक गैलेक्सी की जो डिस्टेंस है, वो हमारा क्या है, स्कोप ऑफ साइंस है। तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या होता है। टाइम का भी देखेंगे, मिनिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, मिनिमम मास कितना हम पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम मास कितना पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे। स्कोप ऑफ साइंस के बाद हम लोग रिलेशन देखेंगे, साइंस का किसी दूसरे ब्रांचेज में रिलेशन क्या होता है। और इन सब के बाद थोड़ा और स्टडी करेंगे और उसके बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आंसर। तो 40 या 50 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, जिसको आपको करना है और पूरे चैप्टर को देखने के बाद। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल देना है और मैं आपको बता दूंगा कितना सही है और गलत है। और 3-4 दिन बाद उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पे करा दूंगा। तो इस वीडियो को देखिए और जो नई चीज़ें आती हैं उसको पूछिए। ठीक। थैंक यू।